बरसगीर पाक व हिंद की सरजमीन ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब उसकी आवाम ने बैरूनी हमला आवरों को खुश आमदीद कहा। न सिर्फ यहाँ की आवाम ने इन मुख्तलिफ तरह के हमला आवरों, जिनमें सफाक भी थे, जालिम भी, रहम दिल भी और बेहतरीन सिपहसालार भी, को खुश आमदीद कहा, बल्कि मकामी हुक्मरानों के खिलाफ जागीरदारों, अशराफिया और नाम निहाल शुरफा ने बैरूनी हमला आवरों का साथ देते हुए अपनों से गद्दारी की दास्तानें रकम की। अगर मैं यहाँ जिक्र करने लगूँ तो शायद वक्त कम पड़ जाए, इसलिए हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ कि जब बरसगीर में बसने वालों ने जात पात, रंग नस्ल, मजहब और जाती दुश्मनी को भुलाकर यकमुश्त होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बका की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो का मौजू है 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेजों ने मुख्तलिफ नाम दिए, जिनमें बगावत, शोरिश और जंग गदर मशहूर हुए। ताहम हिंदुस्तानियों की जंग आज़ादी के जज्बे को तस्लीम करते हुए जर्मन फिलासफर्स कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इसे जंग आज़ादी का नाम ही दिया। 1857 की जंग आज़ादी की वजह क्या थी? ये जंग कहाँ से शुरू हुई, कितना अरसा जारी रही, इसका इख्तिताम कब हुआ और इसका नतीजा क्या निकला? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये जंग शुरू में बंगाल के इलाके दमदम में मकामी फौजियों की बगावत से शुरू हुई। ताहम बाकायदा तौर पर 9 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील के फासले पर मौजूद मीरठ से जंग आज़ादी के शोले उठे, जो देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। हुआ कुछ यूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में मौजूद हिंदू और मुसलमान सिपाहियों पर यह इंकशाफ हुआ कि मस्कत नामी बंदूक में गाय और सूर की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इन कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था, जिसको हिंदू और मुसलमान मजहबी तौर पर नाजायज समझते हैं। गाय हिंदू में माता का दर्जा रखती है तो सूर मुसलमानों के लिए हराम है, लिहाजा दोनों तरह के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने इसके इस्तेमाल से इनकार कर दिया। ये इनकार कोई अचानक नहीं हो रहा था, बल्कि मीरठ के इस वाकया से पहले मार्च 1857 में हिंदू सिपाही मंगल पांडे ने इसी कारतूस वाले मामले पर 2 अंग्रेज फौजियों को गोली चलाकर जख्मी कर दिया था। इस तरह तो जंग आज़ादी के लिए पहली गोली चलाने वाला भी मंगल पांडे था। ताहम अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसे तो फांसी दे दी गई, मगर उसने पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों को इतनी जुर्रत दे दी थी कि वो गाय और सूर की चर्बी से बने कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दें। ये मीरठ में दर्जनों सिपाहियों का उन कारतूसों को इस्तेमाल ना करना भी शायद मंगल पांडे के सिलसिले की एक कड़ी है। जब 9 मई को मीरठ में गाय और सूर की चर्बी वाले कारतूस के इनकार पर दर्जनों हिंदुस्तानी सिपाहियों की वर्दियां उतार कर उनकी तजलील की गई। 35 के करीब हिंदुस्तानी सिपाहियों को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई, मगर उनके साथियों ने बगावत करके अंग्रेज फौजियों को कत्ल करके अपने साथियों को छुड़वा लिया और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। अगले दिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की फौजें भी बिगड़ गईं, उनने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। लखनऊ में भी बगावत फैल गई। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में जंग आज़ादी की तपिश महसूस की जाने लगी। मीरठ से आए हुए उन बागियों की तादाद हजारों में थी। उन्होंने बादशाह से मुलाकात करके उन्हें तख्त नशीनी पर भी राजी कर लिया, लेकिन बहादुर शाह जफर उस वक्त 77 साल के बुजुर्ग और सूफी थे, जिनकी हुक्मरानी सिर्फ दिल्ली के किले तक महदूद थी। कोई बेहतरीन सिपहसालार ना था जो उस फौज की क़यादत करता। मीरठ से आए हुए बागी सिपाहियों ने दिल्ली में लूट मार शुरू कर दी। दिल्ली में मौजूद औरतों और बच्चों का बहादुर शाह जफर के अहकामात के बावजूद कत्ले आम शुरू कर दिया गया। दिल्ली के लोगों के घरों से लूट मार शुरू कर दी गई, जिससे इन बागियों ने मकामी लोगों का एतमाद भी खो दिया। अंग्रेजों के कत्लेआम पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिफर गई। उन्होंने 4 माह के मुआसरे के बाद दिल्ली पर कब्जा करते ही 14 सितंबर को अंग्रेजों के इंतकाम के दिनों का आगाज किया। अंग्रेजों ने भी बागियों का खूब कत्लेआम किया, यहाँ तक कि मासूम औरतें और बच्चे भी अंग्रेजों के जुल्म से ना बच सके। जहां मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत दिल्ली अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी की रहनुमाई कर रहा था, वहीं लखनऊ में ओद से बरजीस कद्र और उसकी वालदा बेगम जीनत महल की अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयां और मज़ाहमत भी काबिल तहसीन है। कानपुर में नाना साहब और झांसी की रानी की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ मरहट्टा रियासत के फौजी कमांडर तातिया तोपी की अंग्रेजों के खिलाफ मज़ाहमत भी नुमायां थी। ताहम दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होते ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद लाल किले के कैद खाने में रखा गया, जहां उन पर अंग्रेजों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाया गया। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी का मुकम्मल अहवाल हम आपको इस पिछली वीडियो में दे चुके हैं।
دلی پر قبضہ اور بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے سپاہیوں کے حوصلے ڈگمگانے لگے۔ آزادی کی جنگ تو لڑی جا رہی تھی مگر ہر ایک اپنے طریقے سے لڑ رہا تھا۔ ہندوستانی سپاہیوں اور ریاست کے حکمرانوں کے درمیان رابطے اور حکمت عملی کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں وہ قبضہ کرتے وہیں پہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے باغیوں کا خوب قتل عام کرتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑنے والی بکھری ہوئی فوج انگریزوں سے شکست سے دو چار ہونے لگی۔ جھانسی کی رانی گوالیار کی جنگ میں 18 جون 1858 کو ماری گئی۔ نومبر 1898 میں تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان میں مداخلت کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار ختم کرتے ہوئے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا ہندوستان پر حکومت چلانے کے لیے نعرہ تھا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، جبکہ جنگ آزادی میں ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کا نعرہ تھا انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو۔ ہم انگریزوں نے اپنے نعرے پر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ عمل کیا، جبکہ ہندوستانی جنگی آزادی کے دوران بھی تقسیم رہے، کیونکہ کوئی متفقہ اور بہترین قیادت ہندوستانیوں کو میسر نہ تھی، جبکہ ہندوستانیوں نے اپنے نعرے پر عمل کرنے کے لیے صرف جذبات اور جوش کا سہارا لیا، جس سے ہندوستانیوں کے حوصلے پست ہونے کی وجہ سے انہیں ہر محاذ پر شکست ہونے لگی۔ 4 جنوری کو اودھ کی بیگم حضرت محل اور نانا صاحب نے نیپال میں پناہ لے لی۔ مارچ 1859 میں انگریزوں کی نگرانی میں بہادر شاہ ظفر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا، جس میں ان پر دلی میں انگریزوں کے قتل عام کا الزام تھا۔ حالانکہ بہادر شاہ ظفر نے باغیوں کو معصوم انگریز عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے روکا تھا، مگر پھر بھی بہادر شاہ ظفر کو مجرم بنا دیا گیا اور انہیں قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اپریل 1858 میں تاتیا توپی کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح جنگ آزادی کے آخری باغی کو بھی انجام تک پہنچا دیا گیا۔ رنگون میں قید بہادر شاہ ظفر 7 نومبر 1862 کو گلے کے فالج کی وجہ سے انتقال کر گئے اور مغل سلطنت کے بادشاہ کو دفن ہونے کے لیے بھی اپنے وطن کی سرزمین میسر نہ آ سکی۔ اس موقع کے لیے ہی بہادر شاہ ظفر نے جیل میں اپنی یہ غزل لکھی تھی کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 1858 میں انگریزوں کے ہندوستان پر قابض ہوتے ہی ہندوستان کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، خاص طور پر مسلمان جو انگریزوں کے خلاف ظلم کا شکار رہے، کیونکہ اکثر ہندو نوابوں نے جنگ آزادی میں انگریز کا ساتھ دیا تھا، تو وہ ہندو قوم سے یہ لیبل ہٹوانے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ اس طرح صرف مسلمان ہی اگلے 90 سال تک انگریزوں کے ظلم و عتاب کا شکار رہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔